बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोडक्ट खिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काजी। मुल्क में क्या सराइयों का बाजार गर्म है। इक़्तिदार के ऐवानों में तब्दीली की अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं और कहने वाले तो कहते हैं कि कोरोना वायरस की वबा न फैलती तो अब तक तब्दीली आ चुकी होती। मीडिया में इतलात ज़ेर गर्दिश है कि हुकूमत अपने इक़्तिदार के आखिरी शब रोज़ में दाखिल हो चुकी है। इन हाउस तब्दीली या तहरीक अदम एतमाद की सूरत में असम्बलियाँ तोड़ी जा सकती। तो जितने मुंह उतनी बातें हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में क्या सराइयों ने हलचल मचा रखी है। इक़्तिदार के ऐवानों में गर्मी पाई जाती है। आटे चीनी स्कैंडल पर रिपोर्ट ने हुकूमत के सामने कई नए चैलेंज खड़े कर दिए। कहा यह जा रहा है कि शुगर माफिया के वो लोग जो हुकूमत का हिस्सा हैं वो हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं। इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश की जा रही है। तो मुमकिन है इन क्या सराइयों और अफवाहों का हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन ये अफवाहें जोर पकड़ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि जहांगीर तरीन या शुगर माफिया के खिलाफ हुकूमत अगर कानूनी कार्रवाई करती है तो इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि वो हुकूमत का सियासी तौर पर साथ छोड़ दे, जिससे हुकूमत को लेने के देने पड़ सकते हैं। हाँ साहब, यह हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। तो गैर मुसद्दका ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि खान साहब ने हर सूरत शुगर माफिया का या कार्टेल का मुहासबा करने का इरादा कर रखा है। अगर उनकी हुकूमत गिराने की कोशिश की गई तो वो असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला भी कर सकते हैं। यानी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो जितने मुंह उतनी बातें। हुकूमती हलकों में हुक्मरान जमात की आपसी रंजिश और बनी गाला ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप और फलाह ग्रुप पर फलाह ग्रुप में इख्तलाफात और नाराजगी की इतलात तो मुसद्दका है, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप तहरीक इंसाफ से अलग हो सकता है, इसका फिलहाल कोई इम्कान नजर नहीं आता। 25 अप्रैल को रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने और हुकूमत के इकदाम ही इस बात का फैसला करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। बाज़ राय ये भी दावा कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप के खिलाफ या शुगर माफिया के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई करके हाँ साहब अपनी हुकूमत को खतरे में नहीं डालेंगे। शुगर माफिया के खिलाफ हाथ नरम रखा जाएगा ताकि हुकूमत को सियासी तौर पर किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जबकि ये खबरें भी ज़ेर गर्दिश है और गर्म है कि हुकूमत की मजबूरी कारकर्दगी पर मुख्तलिफ हल्के खुश नहीं हैं और नए सेटअप की तैयारी की जा रही है। इन हालात में जब मुल्क को कोरोना वायरस का सामना है, हुकूमत की जानिब से रिपोर्टों का जारी करना, आटे और चीनी का स्कैंडल मंजर-ए-आम पर लेकर आना, ये जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं कोई सियासी खिचड़ी जरूर पक रही है, जिसकी वजह से इस वक्त सूरत हाल डू और डाई की तरफ जाती हुई महसूस हो रही है। और दिन न्यूज़ के प्रोग्राम आज दिन न्यूज़ के साथ में चेयरमैन दिन मीडिया ग्रुप महमूद सादिक ने भी मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से एक अहम इंकशाफ किया। पर क्या मैसेज उन्होंने खान को कहा कि खान बस यहाँ पे रुक जा, या क्या है ये? यही है। अच्छा, थ्रेट उन्होंने अपनी तरफ से जो है, थ्रेट नहीं, बस याद दहानी करवाई है कि मैं आपका असल साथी हूं, वो आजम खान नहीं है। आजम तो आप गए तो उसने तो फिर फेडरल सेक्रेटरी होना है या रिटायर हो जाएगा। ठीक, मैंने तो होना है आपके साथ। मैंने तो होना ही होना है और मेरे बगैर आपने नहीं होना। ठीक। और ये मैं बता दूं, अगर जहांगीर तरीन वाकई पीटीआई से चले गए तो पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं बचनी। कम से कम 20 बंदे वो साथ लेके जाएंगे, कम से कम। और अभी आपने कहा कि उनके तल्लुकात चौधरी के साथ भी बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, शहबाज शरीफ के साथ भी बड़े अच्छे हैं। एक ज़माने में तो मैंने बहुत अच्छे देखे हुए अपनी आंखों से। नहीं, उन्होंने केड़ा कोई जो है कोई पर्सनल तो इनका होता नहीं है, ऐसे मसले आते हैं। खान साहब ने वैसे फिर बहुत बड़ा चांस नहीं लिया कि देखें ना, चौधरी बरदरान, जहांगीर तरीन और बड़ी बड़ी जो है देखें, हुमायूं अख्तर, लालिका फैमिली, यू नेम इट, और दे आर देयर, शेयर होल्डर्स हैं या मालिक हैं, हर बंदा जो है हमारे पॉलिटिकल लीड का वहाँ पे मौजूद है। क्रेडिट तो दियो ना कि सारे खान ने कहा आओ फिर मैं देख लेना। इस्लामाबाद के कुछ हल्के कह रहे हैं कि ये खान साहब का आखिरी 30 दिन का टेन्योर रह गया। ओके, इसीलिए जो है वो मैंने उनको रिटर्न ये बताया कि टेन्योर ये 30 दिन का रह गया होगा, लेकिन शहबाज वज़ीर आज़म नहीं बन रहा। तो कौन बन रहा है जी फिर? अब अगर किसी और को वज़ीर आज़म बनाने की बात हो रही है तो मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन महमूद साहब
इस वक्त एक इतना, क्योंकि नवाज शरीफ जो हैं वो इक्तदार ना पंजाब में लेने में इंटरेस्टेड है ना फेडरल में। सिर्फ फर्ज करें वो कह रहे हैं हम इक्तदार में आएंगे, हम हालात को ठीक कर लेंगे दिन रात करके, लेकिन ठीक होने के बाद हमें फिर इसी तरह अगर जलील होना है तो हम नहीं आना चाहते। पहले बैठ के डिस्कस करना चाह रहे हैं। जी, पहले हमसे डिस्कस करें ये मामलात को, क्योंकि मुल्कों की काया पलटना कोई आसान काम नहीं होता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जो मेहनत, हमारे की हुई मेहनत को जो रिवॉर्ड मिला है, आप देखें ना, आपकी एक ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होती हुई इकॉनमी 2013 की, अगर 2013 प्रोग्राम में और भी अहम मौज़ूआत शामिल हैं, देखते हाईलाइट। इस्लामाबाद के कुछ हलके कह रहे हैं कि ये खान साहब का आखिरी 30 दिन का टेन्योर रह गया है। ओके, इसीलिए जो है वो मैंने उनको रिटर्न ये बताया कि टेन्योर ये 30 दिन का रह गया होगा, लेकिन शहबाज वजीर आजम नहीं बन रहा। तो कौन बन रहा जी फिर? अब अगर किसी और को वजीर आजम बनाने की बात हो रही है तो मेरे को मालूम नहीं है। बुनियादी इन्हें मास्क की ज़रूरत है जब ये बाहर निकलते हैं। कोई भी ऐसा नौजवान जिसको बुखार है या कोरोना की अलामत है वो इस फोर्स का हिस्सा नहीं बन सकता। जिसको हम मेडिकल की फील्ड में हॉस्पिटल वाली साइड पे लेके जाएंगे जहाँ ज़्यादा चांसेस हैं कोरोना के वायरस के कैच होने के, वहाँ इनको प्रोटेक्टिव क्लोथिंग देंगे। जिन्होंने जाकर सिर्फ राशन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाना है या अनएम्प्लॉयड लेबर का डाटा कलेक्ट करना है, उनके SOPs मुख्तलिफ हैं। बेशक, और मुझे हैरत है क्योंकि जब आपने सारे माली निज़ाम से जुड़े हुए इदारों को खोला तो इन मनी चेंजर्स को क्यों बंद कर दिया गया? चलें, अब ये खुल गया है, इससे आसानी होगी। दूसरी तरफ आपकी जो सारी दुनिया जहां से आपके पास रेमिटेंसेस आते हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं आप हुकूमत का वर्जन देना मुझे सर, फोरेंसिक रिपोर्ट आने दें। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि हुकूमत का वर्जन क्या है? क्या उनके खिलाफ साजिश हो रही थी जहांगीर तरीन के खिलाफ? वो कह रहे हैं जब हुकूमत का वर्जन, कामरान आप कमाल बात कर रहे हैं इस बात पे मिनिस्टर ने कहा आजम खान कर रहे हैं साजिश। मैं बता रहा हूं ना, इसके तो में जब फाइनेंस मिनिस्टर था इसने सब्सिडी तो बहुत ज्यादा दी, लेकिन 7 अरब से ज्यादा की एक सब्सिडी की मैं आपको कहानी बताऊं कि अरशद भाई, वो ये नहीं है कि आपने शुगर मिल को जो एक्सपोर्ट कोटा होता है या जो आप शुगर एक्सपोर्ट करते हैं उसके थ्रू जो सब्सिडी दी जाती है वो नहीं, उसके अलावा इन्होंने गन्ने की कटाई या गन्ने की खरीदो फरोख्त और बाकी मामलात में 7 अरब से ऊपर की सब्सिडी दी। और कमाल देखिए, JIT आई थी एक, मैंने तो आज तक कोई नहीं सुना कि जो शुगर ना होने से मर गया। शुगर के ही मसाइल होते हैं, लो शुगर और हाई शुगर का हम गुजारा कर लेंगे चीनी के बगैर भी, मगर अब नो ब्लैक मार्केटिंग, अब नो ब्लैक मेलिंग। तीसरी बात, मुझे मरकज पंजाब में इमरान खान की मजबूरियों का भी पता है, कमजोर हुकूमत का भी पता है, ताकतवर माफिया का भी पता है, मगर कहीं तो अब इसे रुकना चाहिए। कि मियां नवाज शरीफ का अल्लाह माफ करे, उनका यानी बहुत ही बुरा हाल है। मैं लफ्ज ज्यादा नहीं इस्तेमाल करता, हमारी इख्तलाफात हो सकते हैं, राय मुख्तलिफ है, कोई जाती दुश्मनी किसी से नहीं है, तो वो उनका बचना बड़ा मुश्किल है। अगर मरियम साहबा ना गई तो शहबाज ही वहां रह के आए हैं कितने महीने, ये अजीज शान साहब को कहे ना, बताया आपको। अब बात करते हैं आटा चीनी स्कैंडल के हवाले से। हुकूमत ने चीनी की तहकीकाती रिपोर्ट शाया करने का कैंड तो ले लिया है और शुगर माफिया से टकराने और उनका तिया पाचा करने के दावे भी कर दिए कि टकरा जाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीनी की कीमत में 1 रुपया फी किलो भी कमी हुई? क्या बाजार में इस रिपोर्ट के बाद चीनी के दाम कम होंगे? चीनी तो उसी कीमत पर बिक रही है, तो इस रिपोर्ट को शाया करने के बाद होना तो ये चाहिए था कि बाजार में चीनी के रेट कम हो जाते। कार्टेल अगर गुस्से में है तो चीनी की सप्लाई रोक देता, यानी अगर शुगर माफिया धमकियां दे रहा हुकूमत को तो वो चीनी की सप्लाई रोक देता, और अगर हुकूमत ने एक्शन ले लिया है, रिपोर्ट शाया कर दी है, तो फिर चीनी की कीमत कम हो जाती। मगर दोनों तरफ से फिलहाल ठंड है, अब भी चीनी मार्केट में 85 से 90 रुपए किलो के दरमियान बिक रही है। यूटिलिटी स्टोर पर इसका रेट कुछ कम है, 65 से 70 रुपए के दरमियान बिकती है, मगर बाजारों में अब भी इसकी कीमत पुरानी है जो रिपोर्ट शाया होने से पहले थी। तो इसका मतलब है कि चीनी पर जो माल कमाया जा रहा है उसका सिलसिला अब भी जारी है। रिपोर्ट जारी होने के बाद भी आवाम की जेबों पर रोजाना की बुनियाद पर डाका तो पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि अब जो चीनी बाजारों में बिक रही है उस पर भी 30 से 35 रुपये फी किलो मुनाफा हासिल किया जा रहा है। वो किसकी जेब में जा रहा है और किसकी मर्जी से जा रहा है? असूली तौर पर तो ये रिपोर्ट सामने आने के बाद हुकूमत को चीनी सस्ती करने के अहकामात जारी करने चाहिए थे, लेकिन चीनी अब भी महंगे दामों बिक रही है।
तो इस सपोर्ट के आने का और तहकीकात कराने का फिलहाल फ़ायदा क्या हुआ? अगर चीनी अब भी महंगे दामों बिक रही है और हुकूमत की मर्जी से बिक रही है, चाहे वो चीनी जहांगीर सिंह की शुगर मिल से आ रही है या जरदारी साहब की शुगर मिलों से आ रही है या खुसरू मुख्तियार की शुगर मिलों से निकल रही है या मुनस लाई को या शरीफ खानदान को इसका हिस्सा जा रहा है या किसी और सियासी खानवादे को उसका फ़ायदा मिल रहा है, तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये जो रिपोर्ट अभी आई है जिसकी बुनियाद पर एक बहुत बड़ा बहरान खड़ा किया गया है, तो बज़ाहिर ये लगता है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद शुगर काटल को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उन्हें तो शायद मज़ीद मोहलत मिल गई है कि अभी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही, तो चीनी जितनी महंगी बिकती है बेचते जाओ, तो बाकी की चीनी भी 25 अप्रैल तक बेचकर अपनी जेबें भी भर ले या फिर उनकी जेबें भी भरते रहें जिन्होंने उन्हें माल कमाने की मोहलत दी है। और अब कुछ बात करते हैं, मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 4322 हो गई है, जबकि मजीद 5 अफराद कोरोना के हाथों जिंदगी की बाजी हार गए। पाकिस्तान में कोरोना से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 63 हो गई, जबकि अब भी 31 अफराद की यानी 31 लोगों की हालत तशवीशनाक है। 572 अफराद के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वो इलाज के बाद सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 2737 मुश्तबा मरीजों को टेस्ट किए गए, जिनमें से 248 के टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आए हैं, यानी उनमें वायरस की तशख़ीस हुई है। पंजाब में ये तादाद 23 से बढ़ रही है। पंजाब में मरीजों की तादाद 2117, सिंध में 1128, बलूचिस्तान में 212, खैबर पख्तूनख्वा में 560, आज़ाद कश्मीर 28, इस्लामाबाद में 102 और गिलगित बल्तिस्तान में 213 केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची जिला बस्ती की कच्ची आबादी के एक ही खानदान के 7 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कोरोना वायरस के बायस 21 रोज तक सील किए जाने वाला मर्दान का इलाका खोल दिया गया है, जबकि इलाके के सिर्फ 2 ब्लॉक सील रखे जाएंगे। सिंध हुकूमत ने 15 अप्रैल से ताजिर बरादरी के लिए लॉकडाउन में नरमी करने का फैसला किया है। एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तकीन में नकद रकम की तकसीम की जा रही है। बदीन और सजावल में समाजी फासले रखने की हिदायत नज़रअंदाज की जा रही है। लाहौर में भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी बज़ाहिर नजर आ रही है, क्योंकि ट्रैफिक मामूल से ज़्यादा बढ़ गया। खाने पीने और दीगर अशिया की दुकानें अब खुल गई हैं। मरकजी बाजार बंद हैं, लेकिन शहर के बेशतर हिस्सों में दुकानें खुल गई हैं। कोरोना वायरस के बायस जारी लॉकडाउन की वजह से आम आदमी के साथ साथ इंडस्ट्री मालकान भी मुश्किलात का शिकार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकामी सीमेंट फैक्ट्री की जानिब से बिजली का 7 करोड़ से ज़ायद का बिल एक साथ में जमा कराने की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकामी सीमेंट फैक्ट्री को 15 अप्रैल तक 33% बिल की अदायगी हुक्म देते हुए आइस्को को बाकी रकम वसूल करने से रोक दिया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने कोरोना रिलीफ पैकेज के तहत फ्यूल एडजस्टमेंट में 3 माह के लिए मौखर करने की मंजूरी दे दी, जिसके तहत 300 यूनिट वाले सार्फिन को 22 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को कोरोना वायरस से निपटने के लिए $5 करोड़ की इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है, जबकि IMF से पाकिस्तान को $1.4 बिलियन का इमदादी पैकेज जल्द मिलने की तवक्को है। हुकूमत सिंध ने कोरोना वायरस इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस के तहत कम यूनिट वाले बिजली और गैस के बिल माफ करने का फैसला किया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कोरोना वायरस इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस 1 अप्रैल से पूरे सिंध में नाफजुल अमल होगा। मसौदे के तहत तमाम निजी स्कूल पर 20% फीस कटौती लाजमी करार दी गई है। 260 यूनिट तक बिजली का बिल मुकम्मल तौर पर माफ होगा, जबकि 261 से 350 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को बिल में 25% रियायत दी जाएगी। 351 से 400 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत मिलेगी। 80 गज तक के मकानात के तमाम पानी के कनेक्शन के हामिल बिल माफ कर दिए जाएंगे। 81 से 160 गज के पानी के कनेक्शन पर 25% बिल काबिल अदायगी होगा। 161 गज से 240 गज के घरों में रहने वालों का पानी का कनेक्शन, उस पर 50% बिल माफ किया, 50% काबिल अदायगी होगा। मालिक मकान किराएदारों को अदायगी में मुकम्मल या जुज़वी रियायत देने के पाबंद होंगे। 50,000 रुपये से कम किराया अदा नहीं किया जाएगा। 1 लाख तक किराया होने की सूरत में 50% अदा किया जाएगा, जबकि 1 लाख से ज़्यादा किराया होने की सूरत में किराएदार को मुकम्मल अदायगी करना होगी। 155 यूनिट तक गैस के बिल माफ किए जाएंगे। 200 यूनिट तक गैस के बिल पर 75% रियायत होगी। 300 यूनिट के गैस बिल पर 50% रियायत होगी। तमाम 300 यूनिट से ज़ायद गैस का बिल अदा करना होगा। सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस की खिलाफवर्जी पर सजा का भी ऐलान किया गया है।
ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ न देने पर मौके पर सजा होगी और ऑर्डिनेंस पर अमल न करने की सूरत में 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। फेडरल गवर्नमेंट ने भी आज से एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है और एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तकीन के लिए मुख्तलिफ सरकारी स्कूल में सेंटर बना दिए गए हैं जो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। इमदादी रकूम की तकसीम के लिए महकमा तालीम समेत बैंक का अमला तैनात है। हर मुस्तकिल खानदान को बायोमेट्रिक की तस्दीक के बाद 12,000 रुपये की इमदादी रकम दी जा रही है। मुस्तक खवातीन की सहूलत के लिए इनके घरों में 3 सेंटर बनाए गए हैं। मुल्क भर में 17,000 मकामात से रकूम दी जाएगी। पहले मरहले में 23 लाख खानदानों को इमदाद दी जा रही है। अगले 2.5 हफ्ते तक 144 अरब रुपये तकसीम किए जाएंगे। मजबूरी तौर पर हुकूमत के कहने के मुताबिक 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को इस प्रोग्राम के तहत पैसे फराहम किए जाएंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की मजबूरी तादाद 88,502 हो गई है, जबकि 15,18,000 अफराद जो है इससे मुतासर हुए। कोरोना से मुतासरा अफराद में से सेहतयाब होने की तादाद 3,05,89। अमरीका में हलाकतों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1973 अफराद हलाक हुए, जिसके बाद अमरीका में अब तक 14,795 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना के शिकार अफराद की तादाद अमरीका में 4,35,000 हो गई। स्पेन में 14,792 अफराद हलाक, इटली में 17,659, जर्मनी में 2,349, फ्रांस में 10,869, ईरान में 3,993 और बरतानिया में 7,097 अफराद कोरोना के मर्ज का शिकार होकर जान की बाजी हार चुके हैं। अमरीकी न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग का कहना है कोरोना वायरस की वबा आइंदा 2 साल में आलमी मशरक़ के 5,000 अरब डॉलर खा जाएगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से आलमी मशरक़ को होने वाला ये खसारा यानी 2 साल का खसारा जापान की सालाना पैदावार से कहीं ज़्यादा होगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दुनिया 1930 के बाद अब कोरोना वायरस की वजह से गहरी कसादबाज़ारी के दौर में दाखिल हो चुकी है। यहाँ पे लेके एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पुराना खिलाफ रहे और मैं हूँ फार काज़िम। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वज़ीर मुराद सईद गुफ्तगू कर रहे हैं। हुकूमत जो पैकेज दे रही है गरीबों के लिए आज से 7 प्रोग्राम के तहत, और इसके अलावा भी और बहुत सी अहम बातें मुराद सईद साहब चूँकि मेंबर कौमी असम्बली भी है, मिनिस्टर भी हैं और खास तौर के बहुत बड़े फ़ैन भी है। देखते हैं कि वो उस हवाले से क्या फरमाते हैं। मुराद सईद। कमीशन आपने बनाया हुआ है, उसकी रिपोर्ट 25 तारीख को आ जाएगी। उम्मीद है आपको कि 25 तारीख तक जितने भी TORs इन पर बनाए गए हैं वो उस पर डिलीवर कर लेगी कमेटी है। देखिए अरशद भाई बिल्कुल करेगी। और उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इससे आप अंदाज़ा लगाए पाकिस्तान के अंदर हमेशा हम सुनते थे अरशद भाई कि ये शायद खाका नवाजी था, इनके दौर में देखिए कितनी सब्सिडी दी गई। आपकी चीनी की कीमतें बढ़ती थी, आटे की कीमत बढ़ती थी, किसी ने तहकीकात की नहीं की। आप पीपल्स पार्टी के दौर में देखिए, वो तो छोड़े, इनका जो ये मुराद अली शाह है, इसके दौर में जब फाइनेंस मिनिस्टर था इसने सब्सिडी तो बहुत ज्यादा दी, लेकिन 7 अरब से ज्यादा की एक सब्सिडी की मैं आपको कहानी बताऊं कि अरशद भाई वो ये नहीं है कि आपने शुगर मिल को जो एक्सपोर्ट कोटा होता है या जो आप शुगर एक्सपोर्ट करते हैं उसके थ्रू जो सब्सिडी दी जाती है वो नहीं। उसके अलावा इन्होंने गन्ने की कटाई या गन्ने की खरीदो फरोख्त और बाकी मामलात में 7 अरब से ऊपर की सब्सिडी दी। और कमाल देखिए JIT आई थी एक ओमनी ग्रुप वाला, आपको याद होगा, वो सारा का सारा पैसा जो है वो फेक अकाउंट्स में जा रहा था। कभी किसी ने इसके ऊपर आवाज उठाई? ये तो छोड़े ना, ये तो इनके तो जमीर मर चुके हैं, सवाल तो ये पूछ नहीं सकते, सारे गुलाम हैं। आपका क्या ख्याल है कि मुराद अली शाह आज उनकी बात नहीं करेगा, ओमनी ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेगा, फेक अकाउंट्स में पैसा नहीं डालेगा, तो ये अगले दिन CM होगा? नहीं हो सकता। ये तो गुलाम है, सारे ये गुलाम बैठे हुए हैं। अभी जो फिगर आई उसमें तो ओमनी ग्रुप का तो बहुत छोटा सा शेयर था और ये आप ही के कमीशन की रिपोर्ट आई 2013 ये कितने सालों की है? 2015 से लेके 13-14 में 7 अरब की सब्सिडी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। JIT रिपोर्ट आपने पढ़ी है, बल्कि आपने सबसे ज्यादा पढ़ी है, आपके प्रोग्राम भी इसके ऊपर हुए हैं। तो ये वो जो है वो फेक अकाउंट से पैसा निकाला जाता है अरशद भाई। आप ये देखिए, जुल्म देखिए, किसी ने सवाल पूछा नहीं पूछा। ये सारे प्रोटेक्टर थे अपने दौर में। ये शहबाज शरीफ, इनके जो बेटे, इनकी शुगर मिल है, इनके फिर वो समधी वगैरह जो इर्द गिर्द रिश्तेदार है, इनकी सब्सिडी लेते थे। हुकूमत भी अपनी, बंदे भी अपने, शुगर मिल भी अपने, और यहाँ पे अवाम का पैसा इनके ऊपर लुटाओ। किसी ने नहीं पूछा। आटा चीनी महंगा, किसी ने सवाल नहीं पूछा। आज क्या है अरशद भाई? 22-23 साल जो इमरान खान ने स्ट्रगल की थी ना, 2 नहीं एक पाकिस्तान में आपके प्रोग्राम में पहले भी आया हूं और हमेशा आके मैं ये बात करता हूं, ये किसी के लिए नारा होगा, हमारे लिए ईमान है।
इमरान खान जब भी मीटिंग में, जब मेरे 2 साल हो गए इस कैबिनेट के अंदर, जब भी पार्टी के अंदर भी मीटिंग होती थी, उनकी मीटिंग का आगाज भी गरीब बंदे से, मजदूर तबके से। आपने किसी वज़ीर आज़म को देखा है कि लॉकडाउन की और फ्यूचर प्लानिंग हो रही है, सबसे पहले वो कौन कहता है कि मेरे मजदूर का क्या होगा, मेरे गरीब का क्या होगा, मेरे रेड़े वाले का क्या होगा? गंदम और चीनी का तो सवाल ये कि जिनके दौरे हुकूमत में गरीबों की तादाद बढ़ गई है, गुर्बत की सतह में कमी होने की बजाय इजाफा हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, मिडिल क्लास तबका लोअर क्लास में चला गया है और अमीर मिडिल क्लास में चला गया है, वो अगर ये दावा करे कि उन्हें गरीबों और मजदूरों का बहुत दुख और दर्द है, तो फिर उनके बारे में ये क्या कहा जा सकता है कि सादगी पे हाय कौन मर ना जाए? क्या हुकूमत ने गरीबों का मेयार ज़िंदगी बुलंद करने का कोई मनसूबा बनाया? क्या 1% गुर्बत भी खान साहब के आने के बाद कम हुई है? अब सवाल ये कि गरीब और मजदूर की बातें करने वालों ने गरीबों और मजदूरों के लिए प्रैक्टिकली क्या किया है? चले आज तो हमें कोरोना वायरस की वबा ने घेरा हुआ है, पूरी दुनिया में ये वबा फैली हुई है, तो आज तो मईशत गिरी हुई है। आज हमारी भी मईशत पहले से गिरी थी, तो दुनिया की गिरी है तो हमारी उससे भी बस्ट हो गई। लेकिन कोरोना वायरस से पहले रोजगार का मसला तो इससे पहले का मौजूद है, गुर्बत भी इससे पहले की मौजूद है। तो कोरोना वायरस की वबा फैलने से कबल हुकूमत ने कौन सा ऐसा प्लान या सब ऐसी पॉलिसी दी थी जिसमें गरीब या मजदूर का बहुत ख्याल रखा गया हो? अगर गरीबों और मजदूरों का ख्याल होता तो फिर लोग महलों में नहीं रहते। तो जितना गरीबों और मजदूरों का ख्याल हो तो फिर लोग खुद को महलों में नहीं रखते, गरीबों और मजदूरों के दरमियान जाकर रहकर दिखाते हैं। तो असल मसला यही है कि हाथी के दांत खाने के और है और दिखाने के और है। गरीबों और मजदूरों को ये साथ तमाम सियासी जमातों का, मैं खास की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब कहते हैं कि जी हम गरीबों के लिए मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि गरीबों और मजदूरों का वोट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा होता है। अमीर तो 2% होते हैं, तो गरीबों को सिर्फ बातों से में ही झांसा दिया जाता है कि तुम्हारी बात हो रही है। और प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं? सबसे पहले 100 अरब का टैक्स रिफंड करते हैं, अमीरों को पैसा वापस करते हैं। तो इससे बड़ा तजाद और क्या हो सकता है? ऑन द फ्रंट में बात करें फेडरल मिनिस्टर अली जैदी और वो आटे और चीनी के स्कैंडल के ऊपर और जहांगीर तरीन के हवाले से बात करें कि आखिर जहांगीर तरीन का नाम अगर इस रिपोर्ट में आया तो क्या उन्होंने कोई कानून तोड़ा और उस पर हुकूमत का वर्जन क्या है? अली जैदी क्या कहते हैं वॉच लिस्ट? सुप्रीम कोर्ट ने उनको इतना आला अल्फाज दे दिए 62-63 के तरीन साहब को, फिर भी प्राइम मिनिस्टर साथ साथ क्यों रखा? क्यों समझ नहीं आई प्राइम मिनिस्टर को कि इनसे फासला रखना है जिस तरह अब रखा हुआ फासला? उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं थी, कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं थी। वो अगर आके कोई चीज पे एडवाइस करते थे तो वो एडवाइस उनकी ली जाती थी, क्योंकि सर ज़राअत की टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाया हुआ था उनको प्राइम मिनिस्टर ने एग्रीकल्चर के अंदर। सो एक सेकंड ना बिल्कुल आपकी तो पकड़े गए ना, अगर वो हैं तो पकड़े गए आ गया ना। ये तो कानून तोड़ के नहीं मानते, तो खुद पकड़। देखिए बज़ाहिर तो ये लगता है कि जहांगीर तरीन को उनके मुखालिफ दड़े ने मात दे दी है, नॉकआउट कर दिया, खान साहब की नज़रों में उनकी अहमियत कम कर दी। और एक ऐसी रिपोर्ट जिसके मुताबिक जहांगीर तरीन ने कोई कानून नहीं तोड़ा, क्योंकि अभी तक सब्सिडी लेना खिलाफ कानून नहीं है, लेकिन उनकी अपनी जमात के लोग कह रहे हैं कि फड़ेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अंदरूनी चपकलिश या फिर पुरानी रंजिश है या फिर हाकिम वक्त से कुर्बत की ख्वाहिश है, जिसमें नीचे वाला ऊपर वाले की गर्दन काटता है, उसे साइड लाइन कर देता है। तो हुक्मरान जमात के लोग खुद ये मान रहे हैं कि जहांगीर तरीन गैर कानूनी काम करते पकड़े गए। तो लगता यूँ है तो हुक्मरान जमात के एक धड़े को इस बात की बहुत खुशी है कि वो जहांगीर तरीन का पत्ता साफ करने में कामयाब हो गए। जहांगीर तरीन अगर चेयरमैन टास्क फोर्स के इख्तियार इस्तेमाल कर रहे थे, जो कहा जा रहा है, वो नहीं मानते कि मैं कर रहा था, लेकिन चूंकि ऑफिशियली अनाउंस हुआ कि जहांगीर तरीन चेयरमैन टास्क फोर्स के चेयरमैन के ओहदे से हटाए जाते हैं, तो अगर वो ये ओहदा इस्तेमाल कर रहे थे तो फिर खान साहब की मर्जी से इस्तेमाल कर रहे होंगे। इस सवाल का जवाब तो फिर खान साहब को देना चाहिए कि जहांगीर तरीन ज़राअत की टास्क फोर्स के चेयरमैन क्यों थे। अब सवाल ये भी है कि अगर आपके बकौल जहांगीर तरीन साहब इलीगल काम करते हैं तो फिर बिल्ली को दूध की रखवाली पर बैठाया किसने था? अब अगर वो बिल्ली दूध पी गई है तो इसमें इसका तो कोई कसूर नहीं, उसकी तो जबिलत में दूध पीना है। क्या मिलेगी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पुराना खिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं और
सियासी खबरें भी बहुत तेज़ी से गर्म हो रही हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं रिपोर्टर, उनके पास भी कोई ना कोई खबर ज़रूर होती है। देखते हैं कि इस वक्त मार्केट में उनके पास क्या खबर मौजूद है। वॉच रिपोर्टर। कि मियाँ नवाज शरीफ का अल्लाह माफ़ करे, उनका यानी बहुत ही बुरा हाल है। मैं लफ्ज़ ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करता, हमारी इख्तलाफात हो सकते हैं, राय मुख्तलिफ है, कोई ज़ाती दुश्मनी किसी से नहीं है, तो वो उनका बचना बड़ा मुश्किल है। अगर मरियम साहबा ना गई तो शहबाज शरीफ वहाँ रह के आए हैं कितने महीने, ये अजीज शान साहब को कहे ना, बताएं आपको, और कितने दिन हो गए हैं मरियम नवाज से उनकी कोई मीटिंग, कोई टेलीफोन, कोई बात कोई सामने आई है कि उन्होंने अपने वालिद का पूछा और चचा जान कि वहाँ आप इतने दिन रहे, उनकी हालत कैसी है, ये है वो है। इनकी अभी तक कोई रिपोर्टेड मीटिंग हमारे इल्म में नहीं है। अगर कोई उनका तर्जुमान इसकी तस्दीक करना चाहे तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमने जो पता किया है वो अभी तक एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? लो सुन लो। मोहतरमा जब यहाँ से उठी और एहसन इकबाल साहब के घर, जी हाँ, और शाहिद खाकान अब्बासी के घर तशरीफ ले गई, और वहाँ जो इनकी गुफ्तगू हुई उसकी वहीं से लोगों ने रिकॉर्डिंग करके शहबाज शरीफ साहब को लंदन भेज दी। वो रिकॉर्डिंग उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को भी सुनवाई है, जिसमें उन्होंने बेनुक्त बातें सुनाई हुई हैं शहबाज शरीफ साहब और उनके हवारियों को, और ये है और हमने ये कर देना और मेरा फलां से रब्ता है और मेरा फलां कर दूंगी और ये कर दूंगी। टोटली जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जिन पॉलिसियों के तहत यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट के गए थे और मरियम साहबा को घर बिठाया था, ज़बानबंदी की थी, उसके बरक्स किया, ये उससे इस वक्त बहुत ज़्यादा तसादम की सूरत हाल है। मखसूस किस्म के ब्रीफ और ब्रीफ केस देने होते हैं, वो जारी हो गए हैं, हम नाम किसी का नहीं लेंगे। ठीक है कि आपने अब एक चीज़ प्रोजेक्ट करनी है कि पाकिस्तान का जो सियासत में और हुकूमत में मुस्तकबिल है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहतरमा मरियम नवाज है। बाकी सब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, फला सब फारग हैं, सिर्फ गलियां सुनिया विच मरियम ते बिलावल फिरन। कोई माने या ना माने, मगर मरियम नवाज ये बात पब्लिकली मनवा चुकी हैं कि वो नवाज शरीफ के बाद मुस्लिम लीग नून की सबसे पॉपुलर लीडर हैं। बिलावल भुट्टो इस मुल्क का मुस्तकबिल है या नहीं, मगर वो अपनी जमात का वाहिद सियासी मुस्तकबिल हैं। तो इन दोनों को खुद को मनवाने के लिए किसी किस्म की कंपेन की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। हुक्मरान जमात अगर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करती, यानी खान साहब अपने दावों और वादों को पूरा करने में कामयाब हो जाते, तो किसी को मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की तरफ देखने की जरूरत न पड़ती। तो बिलफर्ज अगर ये बात तस्लीम भी कर ली जाए कि इस तरह की कोई कंपेन चल रही है, यानी मरियम नवाज कंपेन चला रही हैं, तो वो बिलावल भुट्टो को लीडर बनाने की कंपेन क्यों चलाएंगी? और अगर बिलावल भुट्टो कंपेन चला रहे हैं कि उन दोनों के सिवा इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं, तो वो मरियम नवाज को जमहूरियत का मुस्तकबिल क्यों करार दे देंगी? तो अगर कोई तीसरा कंपेन चला रहा है, अगर कोई तीसरा ये कह रहा है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल या तो मरियम नवाज है या बिलावल भुट्टो है, तो बात समझ में आती है। तो फिर ये तीसरा कौन है? क्या वो पावर कॉरिडोर में से है जो ये तस्लीम कर चुके हैं कि मुल्क का सियासी मुस्तकबिल मौजूदा हुक्मरान तो हरगिज़ नहीं है? शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के हवाले से जो मेरे दोस्तों को शिकवा है कि उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की, तो उनकी खिदमत में अर्ज़ ये है कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज चचा भतीजी है, वो खाली सियासतदान नहीं है। तो क्या शहबाज शरीफ और मरियम नवाज अपनी निजी बातें और मुलाकातें किसी नत्थू फत्तू को बताकर करेंगे? तो पंजाबी में कहते हैं कोई तो अकल्लू हाथ मारो। आगे बढ़ते हुए आटा चीनी बहरान के ऊपर बात कर रहे हैं शाद भट्टी, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। इतलात ये है, बल्कि ये शायद दावा किया गया हुकूमती हलकों की तरफ से कि उन्हें जो आटा चीनी का कार्टेल है वो भी कोई धमकियाँ दे रहे हैं। तो उनका मीडिया, उनका जो हमायती मीडिया इस हवाले से उनकी क्या राय है, ज़रा देखते हैं वॉच रिपोर्ट कार्ड। मैंने तो आज तक कोई नहीं सुना कि जो शुगर ना होने से मर गया। शुगर के मसाइल होते हैं, लो शुगर और हाई शुगर का हम गुजारा कर लेंगे चीनी के बगैर भी, मगर अब नो ब्लैक मार्केटिंग, अब नो ब्लैक मेलिंग। तीसरी बात, मुझे मरकज पंजाब में इमरान खान की मजबूरियों का भी पता है, कमजोर हुकूमत का भी पता है, ताकतवर माफिया का भी पता है, मगर कहीं तो अब इसे रुकना चाहिए, कहीं तो इसे रोकना चाहिए।
आखिरी बात अपोजिशन से, प्लीज अल्लाह के नाम पर सस्ती सियासतें ना करें, बुग़्ज़ इमरान में ना सोचें, सिर्फ पाकिस्तान का सोचें। मुझे पता है पीपी वालों की अपनी शुगर मिल रहे हैं, नून लीग वालों की अपनी शुगर मिल रहे हैं, मगर मुल्क तो सबका है ना। हो मुल्क की मोहब्बत में हुकूमत का साथ दें ताकि 25 अप्रैल को कुछ हो। और आखिरी बात वजी सानी साहब, ये आज मुझे दुख हुआ एक बात का कि एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि अगर ये स्कैंडल हॉलैंड, बरतानिया, मगरबी ममालिक में होता तो वजीर आजम मुस्ताफ़ी हो जाते। मैंने उनसे पूछना था ये इंक्वायरी किसने करवाई है? वजीर आजम ने। ये इंक्वायरी पब्लिक किसने की है? वजीर आजम ने। इमरान खान की किसने कहा है कि मैं 25 अप्रैल को एक्शन लूंगा? इमरान खान ने। इमरान खान की कोई अपनी शुगर मिल निकली हो, इमरान खान की कोई सब्सिडी ली हो, तो लिहाजा आप प्लीज ना करें। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं। फैसला आया था GI। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं। ये तो वो धमकी है, बहरान ले आएंगे, ब्लैक मार्केटिंग कर देंगे, कीमत ऊपर ले जाएंगे, जो माफिया ओपनली दे रहा है। एक खतरा है जो अंदरूने खाना है, वो ये है कि सियासी खानदान है जिन्हें लेकर जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि हम आए थे, वो नाराज हो गए, इत्तेहादी नाराज हो गए। तो आप नहीं समझते कि हुकूमती पोजीशन कमजोर हो जाएगी? वो ज्यादा बड़ी धमकी होगी सर। जो अगर तो आपने हुकूमत करनी है फिर पतली गली से आप निकल जाएं, चोर दरवाजे से। अगर आपने हुकूमत आपका अव्वल है, अगर आपने वादा करना है कि खुद इफ्साबी घर से, और आपने कहा है कि जो भी होगा मैं करूंगा। हाँ साहब का हमायती मीडिया उन्हें हलाशेरी दे रहा है कि चढ़ जा सुगली राम भला करे। जिस तरह नवाज शरीफ को लोग कहते थे कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, तो नवाज शरीफ कदम बढ़ाते चले गए। फिर जब पीछे मुड़कर उन्होंने देखा तो पीछे कोई नहीं था। तो कल जब खान साहब अगर किसी गलत फैसले के नतीजे भुगत रहे होंगे और मीडिया की बातों में आकर कोई ऐसा काम कर जाएंगे जिसका नतीजा अच्छा निकलेगा, तो कोई नहीं कहेगा कि हमने कहा था कि पढ़ लो जाने ना पाए। लाल मस्जिद का वाकया या लाल मस्जिद केस सबके सामने है। जनरल मुशर्रफ पर भी इसी किस्म का दबाव डाला गया कि रियासत के अंदर रियासत बनाने वालों को पकड़ा नहीं जा रहा, रियासत की कहीं रिट नजर नहीं आ रही। फिर जब मुशर्रफ साहब बातों के झांसे में आ गए और उन्होंने लाल मस्जिद का ऑपरेशन किया, तो वो जालिमों की फहरिस्त में शामिल हो गए। वही लोग जो ऑपरेशन का मुतालबा कर रहे थे, उसके बाद जनरल मुशर्रफ को जालिम साबित करते रहे। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि इंडस्ट्री के लोग, बल्कि हर शोबे में लोग कार्टल बनाकर अपना जाती मफाद पूरा करते हैं, मुनाफा कमाते हैं। लेकिन यही इंडस्ट्री मुल्क को फायदा देती है, मुनाफा कमाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कोई इलीगल माल बनाता है या कोई इख्तियारात का या कानून का गलत इस्तेमाल करता है तो उसको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन यही इंडस्ट्रियां मुल्क को फायदा भी देती हैं, मजदूरों को रोजगार भी देती हैं। कोई भी हुकूमत दूध देने वाली गाय का गला नहीं काटती और ना ही किसी के कहने पर उसका गला काटना चाहिए। हाँ साहब की जमात में आटा और शुगर माफिया के बहुत से लोग शामिल हैं और ये हर जमात में शामिल है। और मौजूदा हुकूमत के पास तो अददी नंबरों की वैसे भी कमी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि खास साहब कोई ऐसी गलती करेंगे जिससे उनकी हुकूमत को पॉलिटिकली को खतरा हो। तो जो लोग उन्हें खुदकुशी का मशवरा दे रहे हैं वो फिर इस बात की भी तैयारी रखें कि वो कल को इसे बुरा भला नहीं कहेंगे या इसे हराम मौत नहीं करार देंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तफसील तजियों के साथ। पुराना खिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।